हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो राजनीति शास्त्र से बिलोंग करते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस से। आज उनके लिए कुछ नया प्रश्न आपके बीच में लेके आऊँ जो लॉन्ग आंसर से बिलोंग करता है। और सही चीज़ तो ये है कि आपको सबसे पहले बात ये पता चल जाती है कि कॉपी कैसे लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और जो डाउट आपको प्रश्नों में आता है वो भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे और हमारे पांच छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे बड़ी अहम बात यह है दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको कुछ नया तौर तरीके सिखाएंगे कि पेपर में कॉपी कैसे लिखा जाएगा और किस तरीके से हम लोग पेपर को अच्छे से क्रैक करेंगे, कॉपी कैसे भरेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपको बोनस के तौर पे आपको सबसे पहला चीज़ की प्रश्न आपको मिलता है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ, यानी प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न आपका है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और प्रश्न के आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको अपडेट करा दिया है, जैसे तैसे आपको लिखना है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे अवगत करा दिया गया है और अच्छे से आप लोगों को केवल लिखना है। तो दोस्तों प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दलों के महत्व एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कल की वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जो आपका मॉडल पेपर होगा इंग्लिश का जो आपका मॉडल पेपर है वो सॉल्व कराया जाएगा। तो केवल आप क्लास को देखते रहिए, क्लास को बंक मत करिए। तो दोस्तों ये रहा आपका, इसमें राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दलों के महत्व एवं कार्यों के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर में आपका आता है भूमिका, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका इंट्रोड्यूस करवाएंगे राजनीतिक दल के बारे में। इसमें लिखना होगा आपकी आज प्रजातंत्र का युग है। इसमें होता है कि आज प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र की सफलता में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में दलीय सरकारें होती हैं। आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल बहुत आवश्यक है। उनसे शासन चक्र गतिशील बना रहता है और राजनीतिक दल वह प्रेरक शक्ति है जो प्रशासन यंत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। राजनीतिक दल आज शासन के अभिन्न अंग बन गए हैं। अब सबसे बड़ी बात होता है कि प्रजातंत्र किसे कहते हैं। तो प्रजातंत्र दोस्तों होते हैं जो प्रजाओं, यानी कि जो एक राजा अपने प्रजा को देख रेख में करे, उसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं, या इसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं। अगर हम राजनीतिक भाषा में अगर बोले तो प्रजातंत्र होता है कि अब यहीं पे हमने आपको प्रजातंत्र के बारे में सिंपल भाषा में समझाया था। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि राजनीतिक भाषा में कि किसी भी राज्य में प्रजा के देखभाल या प्रजा के लिए शासन व्यवस्थाएं लागू करना या उनके लिए योजनाएं लागू करना, तो उसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं। तो प्रजातंत्र के बारे में यहाँ पे आपको अगली वीडियो में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ और प्रजातंत्र की परिभाषा भी हमने आपको पूर्ण रूप से बता चुका हूँ, उसमें सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपका आता है दूसरा हेडिंग कि राजनीतिक दलों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक दलों की निम्न प्रकार से परिभाषा की है। तो कौन कौन सी की है, आइए हम यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक दल, यानी कि मैकाइवर जी के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो, जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। तो इसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब यहीं पे इंग्लिश में कहा गया कि ए पॉलिटिकल पार्टी इज इन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल और पॉलिसी व्हिच बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इट endeavors टू मेक द डिटर्मिनेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये मैकाइवर जी का कथन है।
राजनीतिक दल के बारे में। उसका फिर लिकाक जी का कहना है कि राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और सार्वजनिक समस्याओं पर या तो वे एक मत होते हैं या एक मत स्वीकार कर लेते हैं और एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने मत का प्रयोग करते हैं और शासन सूत्र को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये लीकाक जी के अनुसार बताया गया है, यानी कि राजनीतिक दल का अर्थ। उसके बाद फिर आपका आता है राजनीतिक दल की एक उपयुक्त परिभाषा देते हुए एक एकमंड वर्क ने कहा है कि राजनीतिक दल मनुष्यों का वह समूह है, यानी कि एकमंड वर्क जी ने कहा है कि राजनीतिक दल मनुष्यों का वह समूह है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों से किसी विशेष सिद्धांत जिसके संबंध में वे सब सहमत हों और उसके आधार पर राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए संगठित हो। यानी वर्क द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दल की परिभाषा में 3 मुख्य तत्व कहे हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पहला, मनुष्य का संगठित समूह। दूसरा, अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करने का उद्देश्य। और तीसरा आता है समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक सामान्य सिद्धांत। यानी कहा है इसमें, ब्रूक जी ने फिर कहा है इसमें कि ए पॉलिटिकल पार्टी इज बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन बाय दियर जॉइंट एंडेवर्स द पब्लिक इंटरेस्ट्स अपॉन सम प्रिंसिपल ऑन व्हिच दे आर ऑल एग्रीड। यानी इसका तात्पर्य होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया राजनीतिक दल मनुष्यों का वह समूह है। उसका फिर गिलक्रास्ट जी के अनुसार कहा गया है इसमें कि राजनीतिक दल की परिभाषा उन नागरिकों के संगठित समूह के रूप में की जा सकती है जो राजनीतिक विचारों में एकमत हो और राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग महोदय की जितने भी कथन दिए गए हैं, विद्वानों द्वारा कथन दिए गए हैं, वो अपना अपना परिभाषाएं व्यक्त की गए हैं। अब इसमें आपका आता है नेक्स्ट कि उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसा ऐच्छिक समुदाय है जिसका संगठन कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और दूसरे शब्दों में वह व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। अब आता है राजनीतिक दलों के महत्व, यानी कि वहाँ प्रश्न में आपको बताता है कार्य और महत्व के बारे में लिखने के लिए, यानी कि राजनीतिक दलों का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी कि अब इसमें लिखना है कि एडमंड वर्क के शब्दों में दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, परंतु स्वाधीन शासन के लिए अनिवार्य है। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्व है। दल वह प्रेरक शक्ति प्रदान करते हैं जो प्रशासन यंत्र को संचालित किए रहती हैं, और आज प्रायः प्रत्येक देश में प्रतिनिधित्व जनतंत्र प्रणाली प्रचलित है जो चुनावों और आधारित है, यानी कि वो जो चुनाव पर आधारित है तथा चुनाव के लिए राजनीतिक दल है का होना परम आवश्यक है। यह कहना उचित है कि प्रतिनिधित्व सरकार के लिए दलबंदी तथा प्राणतुल्य, यानी कि पार्टी सिस्टम इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। पार्टी सिस्टम इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे सरकार के दलबंदी के लिए प्राण तुल्य है, ये बताया गया है यहाँ पे। उसका फिर मैकाइवर जी के शब्दों में कहा गया है कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर प्रकाश नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रम अनुसार विकास नहीं हो सकता, और ना ही किसी प्रकार की स्वीकृति संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है या उसे स्थिर कर रखना चाहता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय असंख्य मतदाताओं को शिक्षा देकर जनता का नेतृत्व करते हैं और राजनीतिक चेतना जागृत करते हैं। फाइनर के शब्दों में कहा है कि दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन और विनाशकारी बना देगी, जिससे राजनीतिक तंत्र तहस नहस हो जाएगा। यानी कि कहा गया है कि विदाउट पार्टीज एंड इलेक्टोरेट would be either important or destructive
by embarking on impossible policies that would only break the political machine। तो इस तरीके से फाइनर जी के शब्दों में ये सारे वाक्य यानी कि वर्ड जो हैं वो आपको यहाँ पे सेंटेंस के रूप में हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो यानी कि ये आपको दो चीज़ें समझ में आए, जिसको इंग्लिश में आपको समझ में आए तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको हिंदी में आता है तो हिंदी का एक थोड़ा सा टॉपिक अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। तो ये चीज़ें आपको बोनस के तौर पर बताया जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है लास्की जी के अनुसार। लास्की जी के अनुसार कहा गया कि राजनीतिक दल देश में अधिनायक तंत्र से हमारी रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ कवच है। इसमें कहा है उन्होंने कि द पार्टीज आर आवर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ क्रेजरिज्म इन द कंट्री। यानी कि अधिनायक तंत्र जिसे कहते हैं, अधिनायक तंत्र ये कहते हैं क्या, क्रेजरिज्म। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सबसे मुख्य साधन है और प्रजातंत्र को व्यवहारिक बनाने में उनका महत्वपूर्ण योग रहता है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सशक्त विरोधी दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है, और सत्तारूढ़ दल यानी कि सत्तारूढ़ दल शासन की बागडोर भी संभालते हैं और विरोधी दल सरकार की आलोचना कर उसे सचेत करते हैं। इसमें फिर आपका टॉपिक है किसी देश के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से भी राजनीतिक दल विशेष महत्व रखते हैं। यानी कि विरोधी दल शासन पर नियंत्रण रख नागरिकों को बहुमत दल की निरंकुशता से बचाते हैं। उसका फिर आपका आता है राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व, यानी कि एसेंशियल फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यानी किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक है। कौन सा? पहला तो आपका आता है इसमें हेडिंग डालेंगे कि राजनीतिक दल का संगठन एक सामान्य विचारधारा पर होना चाहिए। जो राजनीतिक दल का संगठन है वो एक सामान्य विचारधारा के रूप में होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखना होगा आपको कि राजनीतिक दल को अपना एक सुव्यवस्थित संगठन बनाना पड़ता है, और इस संगठन के अपने कुछ नियम जो उपनियम होते हैं, यानी कि दल का कार्यालय, संगठन के अधिकारी, दल के कार्यकर्ता, दल में अनुशासन आदि का होना आवश्यक है। उसके सदस्यों का इन नियमों, उपनियमों, अधिकारियों में विश्वास होना आवश्यक है, और दल के समस्त सदस्यों की एक ही विचारधारा होना चाहिए। वास्तव में संगठन ही किसी राजनीतिक दल की शक्ति का आधार होता है। उसका फिर दूसरा आता है कि राजनीतिक दलों के सिद्धांतों में एकता होनी चाहिए। इसमें लिखना होगा कि एक राजनीतिक दल को एक स्पष्ट राजनीतिक धारा का पालन करना नितांत अनिवार्य है। राजनीतिक दल का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक सदस्यों की राजनीतिक विचार एक न हो, और मूल सिद्धांतों में एकता अनिवार्य है। मूल सिद्धांतों की एकता एवं दृढ़ता से ही किसी दल का महत्व आंका जाता है। तीसरी हेडिंग है आपकी कि राजनीतिक दल का आधार राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। राजनीतिक दल के सिद्धांत, उसके उद्देश्य, उसका कार्यक्षेत्र और समस्त राष्ट्र से संबंधित होना चाहिए, किसी क्षेत्र विशेष या जात, धर्म अथवा संप्रदाय से नहीं। राजनीतिक दल की संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के संबंध में अपने प्रस्ताव यानी कार्यक्रम रखने चाहिए, तभी वह दल सही मायने में राजनीतिक हो सकता है, नहीं तो मात्र समूह या ग्रुप रह जाएगा। उसमें चौथा आता है कि राजनीतिक दल का आधार जनतंत्रीय होना चाहिए। तो जो राजनीतिक दल का आधार है वो क्या होना चाहिए? जनतंत्रीय होना चाहिए। जैसे यहाँ पे राजनीतिक दल का आधार जो है वो राष्ट्रव्यापी के रूप में होना चाहिए था। फिर इसमें लिखना होगा कि राजनीतिक दलों का, अब इसमें लिखना होगा राजनीतिक दलों का आधार जनतंत्रीय होना चाहिए। उसकी नीतियाँ तथा कार्यक्रम इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें आम जनता या उसके साधारण सदस्यों का हाथ हो, और सदस्यों की अपनी आवाज़ उठाने, अपनी राय देने तथा नेताओं को प्रभावित करने की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। उनकी नीतियों नेताओं द्वारा ऊपर से थोपी हुई प्रतीत नहीं होनी चाहिए। आजकल राजनीतिक दलों की नीतियाँ जनतंत्रीय न होकर नेताओं द्वारा थोपी गई अधिक होती है। दल के ऊपर नेता रहते हैं, और जबकि दल को ऊपर होना चाहिए तथा नेता को दल की आज्ञा मानना चाहिए। उसमें पांचवा आता है आपका कि राजनीतिक दल को संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना
चाहिए। तो इस तरीके से आपका 5वां हेडिंग हो जाएगा। इसमें लिखना होगा कि राजनीतिक दलों को अपने आदर्श, सिद्धांत एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जो दल असंवैधानिक उपायों द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण, वैधानिक तथा कानूनी उपायों पर ही अमल करें। हिंसात्मक साधन अपनाने वाले दलों को गैरकानूनी घोषित कर देना आवश्यक है। तो इस तरीके से आपका हमने जो तत्व थे उसके बारे में यहाँ पे सारे आपको बता दिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के कार्य, यानी कि यहाँ पे हमने तत्व और महत्व के बारे में बता दिया है। उसके बाद फिर आपका आता है कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि तीनों आपको हम बढ़िया से और आपको हेडिंग्स के द्वारा आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इसमें लिखना होगा कि राजनीतिक दलों के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला तो आपका आता है राजनीतिक, यानी जनता को राजनीति शिक्षा देना। इसमें लिखना है कि जनता को किस तरीके से राजनीति शिक्षा देना चाहिए। इसमें लिखना है आपको कि राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं, जनता के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनके मत देने का क्या महत्व है, मत कैसे दें, अपने दल की नीति, उद्देश्य एवं सिद्धांत के गुणों तथा विरोधी दलों की आलोचना आदि द्वारा जनता को वे राजनीतिक शिक्षा देते हैं। और राजनीतिक दलों के द्वारा ही सार्वजनिक विषयों पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। और ये दल सभाएं करके, समाचार पत्रों द्वारा, अपनी पत्रिकाओं द्वारा, भाषण तथा लेखन द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है दूसरा नंबर, जनमत का निर्माण करना, यानी कि जनमत का निर्माण कैसे करते हैं, इसमें आपका हेडिंग हो जाएगा जो कार्य हैं इसके। इसमें है कि राजनीतिक दलों का दूसरा मुख्य कार्य विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयों में जनता एक विशिष्ट प्रकार का मत तैयार करना है। राजनीतिक दल कुछ खास विषयों के ऊपर अपने प्रचार साधनों द्वारा जनता के विचारों को मोड़ने का प्रयत्न करते हैं और वे इस संबंध में विचार के गुण दोषों की व्याख्या करते हैं। बिना राजनीतिक दलों के नेतृत्व के जनसाधारण प्रत्येक विषय के ऊपर अपना कोई मत निर्धारित नहीं कर सकते। राजनीतिक दल ही निर्णय करने के लिए उसे आवश्यक विचार सामग्री देते हैं और राजनीतिक दल भिन्न भिन्न समस्याओं के समाधान को जनता के सामने रखते हैं और इस प्रकार लोकमत को संगठित और शिक्षित करते हैं। अपने प्रचार द्वारा वे जनमत को संगठित करते हैं और किसी एक दल, यानी किसी एक दल जो होता है उसे अपने सामान्य स्वार्थों एवं मतभेदों को भूलकर एक होने का प्रयत्न करते हैं और अपने प्रयत्नों द्वारा वे जनमत को इतना ठोस बना देते हैं कि सरकार को बहुधा उसे स्वीकार करना पड़ता है। और यहीं पे लावेल जी के अनुसार कहा है कि यदि राजनीतिक दल कुछ सीमा तक जनमत का सदैव टेढ़ा करते हैं तब वे दूसरे और भवावेश की आकस्मिक लहरों द्वारा उत्पन्न ऐंठन को रोकते हैं। तो ये है जनमत के कार्य। उसके बाद फिर आपका आता है इसका इफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज डिफिकल्ट पब्लिक ओपिनियन इज सम डिग्री दे आल्सो प्रिवेंट द स्टिल लार्ज यानी कि डिस्ट्रॉशन केस्ड बाई सडन वेव्स ऑफ एक्सीलेंट। तो ये लॉवेल जी के अनुसार कहा गया है, लॉवेल महोदय जी के अनुसार। इसे उनका सेंटेंस है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और ये अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है आपके पेपर में। फिर तीसरी हेडिंग है इसमें आपकी सार्वजनिक नीति का निर्धारण। इसमें लिखना होगा कि राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों, अपने नेताओं के बाद विचारों, अपनी योजनाओं आदि को प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। राजनीतिक दलों को तो विचारों का दलाल कहा गया है और ये सार्वजनिक नीति द्वारा राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, समाज सेवा आदि का विचार प्रस्तुत करते हैं। पेटरसन जी के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का विकास करने एवं उसे बनाए रखने के सहायक होते हैं। जहां शासन में शक्तियों को पृथक्करण है और वहां शासन के अभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं। चौथा नंबर आता है कि सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता,
इसमें लिखना होगा कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करते हैं, जनता की परेशानी, जनता की राय और जनता की आकांक्षा राजनीतिक दल अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं तथा राजनीति सरकार की नीति, योजना आदि का प्रचार उसे कार्यान्वित करने के लिए जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जनता और सरकार यानी कि जनता और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता होती है उसके बारे में। उसमें फिर आपका आता है निर्वाचनों में योगदान, यानी कि निर्वाचनों में क्या योगदान होता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है कि निर्वाचन में अपने दल के प्रत्याशी को विजयी बनाना तथा बहुमत प्राप्त करने का शासन बागडोर अपने हाथों में लेना है। निर्वाचनों में वह अपने दलों के प्रत्याशी खड़े करते हैं, जनता की अपनी नीति सिद्धांत बताते हैं तथा विरोधी दलों की कमियां बताते हैं। तो ये निर्वाचन के योगदान है। उसका फिर छठा नंबर शासन का संचालन। इसमें लिखा है कि प्रजातंत्र युग में लिकाक जी के शब्दों में कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन के सिद्धांत से दल प्रणाली का कोई विरोध नहीं है, अपितु वही उसे संभव बनाती है और राजनीतिक दल की चुनाव में बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाते हैं तथा शासन को संचालित करते हैं। संचालित का मतलब समझते हैं, उसको चलाते हैं। सातवां नंबर आता है आपका सातवां हेडिंग है कि सरकार की समालोचना करना, यानी कि उसकी समालोचना किस प्रकार हो किया जाता है। इसमें लिखना है कि राजनीतिक दल सरकार की नीतियों की समालोचना करते हैं और विरोधी दल शासन की नीतियों का आलोचना करते हैं तथा शासक दल शासन के गुण सामने प्रस्तुत करते हैं और ये विरोधी दल शासन की आलोचना करके बहुमत दल के अत्याचारों से जनता को बचाते हैं और अल्पसंख्यकों के संरक्षण को ध्यान रखते हैं तथा शासक दल के प्रस्ताव को बड़े ही अच्छे प्रकार से छिंद्रावेषण करते हैं ताकि कोई पहलू ऐसा न रह जाए जो जनता के लिए कष्टदायी हो। यहीं पे लाबल जी के अनुसार कहा गया है फिर से कि दलों के द्वारा जनता को सरकार पर नियंत्रण रखने का अवसर मिलता है तथा बहुमत के अत्याचारों के विरुद्ध ये ढाल के काम करते हैं। उसका फिर आपका आता है हेडिंग शासन को अस्थायित्व प्रदान करना। अब इसमें लिखना होगा कि किस तरीके से शासन का अस्थायित्व प्रदान होता है कि राजनीतिक दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके शासन को अस्थायित्व प्रदान करते हैं और राजनीतिक दलों के अभाव में शासन अस्थिर, अनिश्चित तथा चंचल हो सकता है। संसदीय शासन तो दल प्रणाली के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। दलों के अभाव में मंत्रिमंडल को प्रतिदिन पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है और इस प्रकार प्रतिदिन मंत्रिमंडल बदलने के कारण शासन अस्थिर हो जाएगा और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राजनीतिक दलों को स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। दलों के अभाव में संपूर्ण शासन व्यवस्था संघर्षों तथा गत्यावरोधों की अवस्था में परिणित हो सकती है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका साधारणतः जिस दल का राष्ट्रपति होता है, व्यवस्थापक मंडल का बहुमत दल भी वही होता है और कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक ही दल के अधीन होने के कारण शासन सामंजस्यपूर्ण हो जाता है, यानी कि गत्यावरोधों की संभावना नहीं रह जाती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज के युग में राजनीतिक दलों के बिना किसी प्रकार के जनतंत्रात्मक शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी निष्कर्ष में आपको आएगा कि दल प्रणाली को एक और प्रजातंत्र की प्राणवायु कहा गया है और दूसरी ओर राजनीतिक दलों के द्वारा जनता का पथभ्रष्ट करने के भी आरोप लगाए जाते हैं। अतः दल पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए इस प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन आवश्यक होगा। तो ये थे दल प्रणाली व्यवस्था के बारे में। तो दल प्रणाली के बारे में आपको समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपके पेपर में ही समझ में आएगा जब आप लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको तब समझ में आता है जब आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज 31 दिसंबर है और कल से आपका न्यू ईयर आ जाएगा। तो सभी लोगों दोस्तों एडवांस में बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और अगली वीडियो में आप लोगों के साथ न्यू ईयर के साथ नए उमंग के साथ और नए जोश के साथ पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।